हेलो एवरीवन, आई एम ग्रीष्मा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? लास्ट लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में सेल ऑर्गेनेल्स की पूरी स्टडी किया था। अभी आज हम आगे की बात करेंगे, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी यहाँ पे ये जो सेल है ना, वो डिवाइड क्यों करता है? तो यहाँ पे हम पहला एक पॉइंट लिखेंगे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करने की जरूरत क्या है? बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल होता है हमारा नॉर्मली, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या है? दिस इज सेल प्लस न्यूक्लियस, दिस इज सेल प्लस न्यूक्लियस। ये जो सेल है ना, इसकी ग्रोथ होती है थोड़ा सा साइज में, पहले तो बड़ा होता है, इसका ग्रोथ होता है। किस तरीके से? ऐसे मान लेते हैं सेल की ग्रोथ हुई। अभी जब सेल की ग्रोथ होती है ना, तो उसमें ये जो न्यूक्लियस है ना, वो तो बढ़ता ही है, पर ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे होता है ना, वो और ज्यादा साइज में बढ़ जाता है। मतलब कि ये जो न्यूक्लियस, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बढ़ता है बट वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम बढ़ता है साइज में, बट साइटोप्लाज्म को ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कैरियो। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक मतलब कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्मिक जो इंडेक्स होता है ना, वो ओवरऑल डिक्रीज हो जाती है। कैसे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे होता है? ओवरऑल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का वॉल्यूम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये कम होता है। माना ये कम होता है जब सेल ग्रोथ करता है, बट यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है वो और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ना, ये बढ़ता है, बट ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो रेशियो आता है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, ये ओवरऑल कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये अकेला अब इतने बड़े साइटोप्लाज्म को अब अकेला हैंडल नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये डिवाइड होती है दो डॉटर सेल के अंदर। दो डॉटर सेल मतलब कि ये जो होता है ना, ये पेरेंट सेल होता है, इसके जैसे ही हूबहू यहाँ पे दो सेल डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन होता है, ताकि ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को हैंडल कर पाए। तो ये इस तरीके से ही बन जाएगा। इसे हम कहते हैं दो डॉटर सेल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन ऑर्डर टू, यहाँ पे ये जो सेल है ये डिवाइड हुआ है, क्यों? इन ऑर्डर टू रिस्टोर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है, अभी यहाँ पे जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, इनका रेशियो ऑलमोस्ट बराबर है। अभी अकेला न्यूक्लियस ही साइटोप्लाज्म को हैंडल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका ओवर ग्रोथ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी सिंपल सी ये सेल डिवीजन की ही बात कर लेते हैं। ये सेल डिवीजन होता क्या है? ये जब ग्रोथ होता है ना, तब यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या होता है सेल डिवीजन? सेल डिवीजन होता क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द सीक्वेंस। ये बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, सर्टेन यहाँ पे इवेंट्स होता है, अभी हम आगे देखेंगे। इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ सेल, ये जो सेल होता है ना, इट डिवाइड्स और डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम क्या होता है? यहाँ पे डीएनए। तो ऐसे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिसके अंदर एक सेल अपना जीनोम मतलब कि डीएनए को डुप्लीकेट करता है, डबलिंग होती है डीएनए का। ठीक है, और एंड फॉर्मेशन या तो फिर सिंथेसिस बनता है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? सिंथेसिस ऑफ अदर सेल कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब कि
यहाँ पे सिंथेसिस होती है ऑफ अदर सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता है, साथ में यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, मतलब कि जीनों का डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। एंड ग्रेजुअली, या फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड इवेंचुअली, और उसके बाद ये डिवाइड होती है इनटू टू डॉटर सेल्स, इवेंचुअली गेट्स डिवाइडेड into two daughter cell। इसे ही हम कहते हैं सेल डिवीजन। ये जब सेल ग्रोथ होती है ना, तब यहाँ पे ये सारे इवेंट्स होती है। अभी हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैरी डाउन होते हैं। ये ग्रोथ के अंदर ही ये सारी चीजें होती है। ये जब ग्रोथ करते हैं तभी यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस होता है अदर सेल ऑर्गेनल्स का, उसके बाद ही दो डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे। अब ये जो सेल डिवीजन है ना, सेल साइकिल, इसके अंदर दो फेजेस होती है। ये जो सेल साइकिल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे दो फेज होती है। पहला यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरफेज, मतलब कि इंटरकाइनेसिस, और एक होता है एम फेज। एम फेज मतलब कि माइटोटिक फेज। अभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। इंटरकाइनेसिस, फर्दर यहाँ पे इंटरकाइनेसिस के अंदर यहाँ पे तीन चीजें होती है, तीन फेज होती है यहाँ पे। G1 फेज, उसके बाद S फेज आता है, देन इसके बाद G2 फेज आता है। और ये जो M फेज है ना, माइटोटिक फेज, ये इसके अंदर दो चीजें आती है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, कैरियो मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। अभी ये जो इंटरफेज है ना, इंटरकाइनेसिस या फिर इंटरफेज भी हम लिख सकते हैं। इसे हम इंटर क्यों नाम देते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ये G1 आया फेज, देन उसके बाद S फेज आएगा, देन G2 फेज आएगा, उसके बाद यहाँ पे ये M फेज आ जाएगा, मतलब कि माइटोटिक फेज आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे ये G1 फेज आएगा, S फेज आएगा, G2 फेज आएगा, और उसके बाद दोबारा से M फेज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं दो M फेज के बीच का ये फेज है, तो बीच का फेज है, तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया इंटरफेज। दो M फेज के बीच का फेज, बिटवीन टू M फेज, इसीलिए हमने इसका नाम दिया इंटरफेज। अब ये जो इंटरफेज है ना, ये मोर देन 95% तक का टाइम लेता है। एक पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितने ड्यूरेशन लेता है, मोर देन 95% ऑफ टाइम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये मोर देन 95% ऑफ टाइम लेता है एक पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए। और ये जो एम फेज है ना, ये लेस देन 5% तक का टाइम लेता है, ठीक है। इस तरीके से बात होती है। अभी ये जो ड्यूरेशन है ना टाइम का, ये वेरी करता है अकॉर्डिंगली टू द ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन कि ये 95% का टाइम लगेगा, इसको 5% तक का टाइम लगेगा। ये जो ड्यूरेशन है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन वेरीज अकॉर्डिंगली विथ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम बात करें अगर यूकैरियोटिक की, मतलब कि हमारे अंदर एक पूरा सेल डिवीजन, सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए 24 आवर्स तक का टाइम लगता है। मतलब कि यूकैरियोट्स के अंदर 24 आवर्स का टाइम लगता है एक पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन सेल साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे इंटरकाइनेसिस में कितना वक्त लगेगा, इंटरकाइनेसिस के अंदर यहाँ पे 23 आवर्स तक का टाइम ये ले लेगा, क्योंकि 95% मोर देन 95% तक का ये कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पे जो एम फेज है ना, वो 1 आवर का होगा। ये तो हमने बात कर दी यूकैरियोटिक की, हमारे अंदर 24 आवर्स तक का टाइम लगता है। बट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, बट इन प्रोकैरियोट्स
मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं यीस्ट की। ये जो ईस्ट होता है ना, उसको एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 90 मिनट तक का टाइम लगता है। ठीक है, 90 मिनट में ये अपनी एक सेल साइकिल कंप्लीट करेगा, जिसके अंदर यहाँ पे मोर देन 85% तक का ये 85 मिनट तक का ये जो टाइम है वो इंटरकाइनेसिस के अंदर लगाएगा, और लेस देन यहाँ पे 5 मिनट का टाइम एम फेज के अंदर जाएगा। ठीक है, हमने ये बात भी कर ली। अभी हम आगे देखते हैं। अब ये जो सेल साइकिल है ना, एक्चुअली होती क्या है, इसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं, बट एक्चुअली में ये किस तरीके से वर्कआउट करता है वो भी हम देखेंगे। ये सेल है, ठीक है, ये हमने एक सेल बना दिया इस तरीके से, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अभी ये बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू पास आउट होगा। अभी मैं इवेंट्स यहाँ पे बताऊंगी। इस तरीके से इवेंट से पास आउट होगा, उसके बाद ये डिवाइड करेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करेगा। ये जो सेल है ये बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू पास आउट होगा, उसके बाद ही ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करेगा। अभी ये कौन से फेजेस यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था इंटरफेज के अंदर 3 फेजेस होती है, उसमें से भी सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे G1 फेज लगाएगी। तो यहाँ पे कौन सा फेज आ जाएगा हमारा G1 फेज। फिर उससे कम यहाँ पे S फेज, यहाँ पे S फेज आएगा। फिर उससे भी कम यहाँ पे G2 फेज टाइम लगाएगा, ये G2 फेज आ गया। S फेज से कम होता है ये G2 फेज, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमारा M फेज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा M फेज आ जाएगा। ये तीनों फेज G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये तीनों फेज इंटरफेज के अंदर आते हैं। और यहाँ पे M फेज के अंदर 2 ही चीजें आती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें भी सबसे ज्यादा जो वक्त होता है ना वो कैरियोकाइनेसिस लगाता है, मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन में सबसे ज्यादा वक्त यहाँ पे जाता है M फेज के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसका जो वॉल्यूम है वो बड़ा कर दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस मतलब कि जो फाइनली जो सेल है ना, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है 2 आइडेंटिकल सेल के अंदर। ये G1 फेज के अंदर क्या होता है, G1 फेज के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे ग्रोथ होती है साइटोप्लाज्म की। ये सारे ही फेज के अंदर साइटोप्लाज्म का ग्रोथ तो हो ही रहा है, बट मैक्सिमम जो ग्रोथ होता है ना वो साइटोप्लाज्म का, वो इसी G1 फेज के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम यहाँ पे ग्रोथ होती है और साइटोप्लाज्म की। फिर यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है किसकी, मैनी प्रोटीन्स, ज्यादातर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन इसी G1 फेज के अंदर होती है। सो मैनी प्रोटीन्स प्लस RNA का सिंथेसिस यहीं पे होता है। फिर यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का भी सिंथेसिस होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होता है ना वो मेनली अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स तो बनते ही है, बट किसके लिए बनते हैं, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स फॉर हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन्स होता क्या है। ध्यान रखना, G1 फेज के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, बट हिस्टोन प्रोटीन्स को बनाने वाले अमाइनो एसिड्स का यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि यहाँ पे ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है G1 फेज के अंदर। अभी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है,
सिंथेसिस होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, सिंथेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। ये एंजाइम स्पेशली डीएनए के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। बट ये जो एंजाइम है ना, वो फॉर्म तो जीवन फेज में ही हो रहा है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है जीवन फेज के अंदर, ठीक है। ये बनता तो यहीं पे ही है, बट ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अभी ये जीवन फेज और क्या करेगा, यहाँ पे एक और चीज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एटीपी का। तो हम यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देंगे, यहाँ पे एटीपी का भी फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीजें, मेजरली सारी चीजें यहाँ पे जीवन फेज में बन रही है, इसीलिए यहाँ पे जीवन फेज सबसे ज्यादा टाइम का ड्यूरेशन लगाता है, सबसे ज्यादा टाइम इसीलिए यहाँ पे जीवन फेज में लगता है, क्योंकि ज्यादातर मेन इंग्रेडिएंट यहीं पे ही बन रहे हैं, यहीं पे ही सिंथेसाइज हो रहे हैं। अभी जीवन फेज क्या करता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। एस फेज के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है डीएनए का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, यहीं पे ही डबलिंग होती है डीएनए का, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यही एस फेज के अंदर होती है। फिर यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में था, बट यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी यहाँ पे ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स थे, उसके अमाइनो एसिड जीवन फेज के अंदर फॉर्मेशन हो चुके हैं, बट ये हिस्टोन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन यहीं पे ही होगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहीं पे ही बनेंगे। और क्या यहाँ पे एस फेज के अंदर होती है, यहाँ पे लिख देती हूँ। एस फेज के अंदर यहाँ पे हमने देखा था हिस्टोन प्रोटीन से अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन यहीं पे ही होता है। अभी यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, दैट इज क्रोमेटिन, उसका भी डुप्लीकेशन यहीं पे ही होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन भी यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। ये जो चार चीजें मैंने बताई ना एस फेज के अंदर, ये चार चीजें कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। तो ध्यान रखना ये चारों ही चीजें न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा किसका, सेंट्रियोल का। मैंने लास्ट लेक्चर में सेंट्रियोल का पूरा स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक वे में डिटेल में भी समझाया था। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर डुप्लीकेशन होगा किसका, सेंट्रियोल का। तो यहाँ पे एस फेज के अंदर मेन क्या चीजें हो रही है, यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है। डीएनए का डुप्लीकेशन और कहीं नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एस फेज के अंदर ही होगा, ठीक है। अभी हम G2 फेज की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने पहला ही पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट कि ज्यादातर प्रोटीन्स और आरएनए का फॉर्मेशन हमारा जीवन फेज के अंदर होता है, बट G2 फेज के अंदर कुछ प्रोटीन्स और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, बहुत ही रेयरली। मतलब कि हम लिखेंगे सम ऑफ द प्रोटीन्स प्लस आरएनए का सिंथेसिस यहाँ पे होता है। जीवन फेज के अंदर एक और बात मैंने लिखवाई थी, यहाँ पे ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो रहा है। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन जीवन फेज के अंदर हो रहा है। बट यहाँ पे दो स्पेशल यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स है, कौन से एनिमल सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, तो वहां पे भी हम ऐड कर देंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। ये दोनों एक ऐसे खास सेल ऑर्गेनल है जिसका डुप्लीकेशन G2 फेज के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स गेट्स डुप्लीकेट्स ओनली इन G2 फेज। ये दोनों सेल ऑर्गेनल्स और कहीं पे भी डबलिंग नहीं होंगे, तो यहाँ पे इनका डुप्लीकेशन होता है। बस ये तीनों इवेंट्स के अंदर मेजरली सारी की सारी चीजें बन जाती है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर कुछ नहीं होता, बस न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 फेजेस आते हैं, आगे मैं बताऊंगी।
और साइटोकाइनेसिस के अंदर बस यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। चलो अभी हम आगे पढ़ते हैं, ये कैरियोकाइनेसिस के अंदर कौन से 4 फेजेस आते हैं। उसके पहले भी हम एस फेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ नाम की बात करते हैं। ये जीवन का क्या मतलब होता है, मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था, एक बार फिर से एक रॉ मटेरियल में बना देती हूँ। इस तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे ये सेल डिवाइड हो रही है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल के अंदर। सबसे ज्यादा टाइम G1 फेज लेता है, फिर S फेज, फिर G2 फेज, और फिर यहाँ पे M फेज होता है, M फेज, जिसके अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। G1 फेज को हम यहाँ पे ग्रोथ फेज 1 बोलते हैं, इसका नाम है ग्रोथ फेज 1, या तो हम इसको गैप फेज 1 भी बोल सकते हैं, गैप फेज 1। यहाँ पे ये एस फेज के पहले आ रहा है ना G1 फेज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको प्री, मतलब कि पहले आ रहा है एस फेज के, सो इट इज प्री सिंथेटिक फेज, इट इज प्री सिंथेटिक फेज। और यहाँ पे ये एम फेज के बाद में आ रहा है G1 फेज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट, पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है। इतने सारे नाम होते हैं ये G1 फेज के अंदर। एस को हम क्या बोलते हैं, एस को हम सिंपली सिंथेटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। फिर G2 फेज के अंदर सिमिलरली इसे हम ग्रोथ फेज 2 बोलते हैं, ठीक है, या फिर ग्रोथ फेज 2 भी लिख सकते हैं, इसे हम गैप फेज 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरी बार आ रहा है ना। फिर यहाँ पे जो G2 फेज है ना, वो S फेज के बाद में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज, बाद में आ रहा है ना, सो दिस इज पोस्ट सिंथेटिक फेज। बट ये जो G2 फेज है वो M फेज के पहले आ रहा है, पहले आ रहा है मतलब कि इट इज प्री माइटोटिक फेज। अभी यहाँ पे ये जो G1 है ना, G1 फेज, यहाँ पे एक और चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। G1 फेज की बात करें तो G1 फेज के अंदर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है फॉर सेल साइकिल, फॉर सेल साइकिल का डिसीजन लिया जा सकता है। यहाँ पे नॉर्मली सेल इन सारे फेज से गुजरती है और फिर डिवाइड करती है, तो यहाँ पे जो सेल ये सारे इवेंट्स के थ्रू गुजरती है वो कंटिन्यू फेज हम बोल सकते हैं, सीधा सीधा वो डिवाइड कर रही है, सेल साइकिल से गुजर रही है। बट कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो ये सारे साइकिल्स, ये सारे इवेंट्स के थ्रू नहीं पास डाउन करते हैं, वो यही G1 फेज से बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से सेल बाहर निकल जाते हैं, कुछ सेल होते हैं, इसे हम कहते हैं, स्पेशल नाम होता है, इसका नाम होता है G0 फेज, G0 फेज। यही G1 फेज के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि सेल हमारा कंटिन्यू फेज के अंदर जाएगा या फिर बाहर निकल जाएगा। इसी G0 फेज को हम कहते हैं क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज। क्या होती है ये G0 फेज, क्यों बाहर निकल रही है सेल, क्योंकि ये जो सेल है ना वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, इनका स्पेशल काम है, तो इसीलिए इस नॉर्मल सेल की तरह सेल साइकिल में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। ये बिकॉज दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशल काम के लिए बने हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और डिफरेंशिएट कर जाते हैं, डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, इसीलिए ये क्विसेंट फेज के अंदर चले जाते हैं, डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से सेल होते हैं, यहाँ पे हार्ट सेल होते हैं, हार्ट सेल यहाँ पे कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, ये क्विसेंट फेज के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अभी हम कुछ एस फेज की बात कर देते हैं। एस फेज ये भी स्पेशल होता है, मैंने पहले बताया था
एस फेज के अंदर क्या आता है? एस फेज के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है डीएनए का। डीएनए का डुप्लीकेशन और किसी फेज के अंदर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एस फेज के अंदर होगा। सो यहाँ पे हमने पहले ही बताया था डुप्लीकेशन होता है ऑफ डीएनए का। यहाँ पे डीएनए तो डुप्लीकेट हो जाता है, यहाँ पे डीएनए तो डुप्लीकेट हो जाता है, बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। सो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज पर सेल। एक सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है डीएनए, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। कैसे होता है ये, अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज क्रोमोसोम। यहाँ पे ये सेंट्रोमियर होता है और ये क्रोमोसोम है, ये सिंगल है। इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा कुछ इस तरीके से डीएनए होगा। मान लो एस फेज के अंदर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए है ना, उसे हमने 2C से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये 2C होगा इनिशियली। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है ना, ये एग्जांपल बता रही हूँ कि क्यों यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, बट फिर भी यहाँ पे डीएनए डिवाइड करता है एस फेज के अंदर। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर को हमने मान लिया, यहाँ पे 2n=4 मान लिया, ठीक है। ये हमारा एक क्रोमोसोम है जिसका डीएनए 2C है, मान लिया, और क्रोमोसोम 2n=4 है। जैसे ही वो एस फेज के में जाएगा, आफ्टर एस फेज के बाद क्या होगा, एस फेज के बाद नॉर्मली यहाँ पे डीएनए डबल हो जाएगा इस तरीके से। ये पहले डीएनए था, अब ये डबल हो जाएगा, ऐसे दूसरा बन गया, ये नया वाला डीएनए बन गया। मतलब कि यहाँ पे डीएनए डबल हो गया, ये 4C हो जाएगा। पहले 2C था, एस फेज के बाद यहाँ पे 4C हो जाएगा, डीएनए डबल हो गया, बट क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे ना। कैसे? इसको हम बनाते हैं, इसको क्रोमोसोम के फॉर्म में बनाते हैं। कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है। ये एक ही क्रोमोसोम है, दिस इज नथिंग बट वन सिंगल क्रोमोसोम। बट ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, बट हैविंग 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, फिर भी क्यों हम इसको 1 क्रोमोसोम लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर है। दिस इज नथिंग बट सेंट्रोमियर, जिससे ये दोनों ही क्रोमोसोम जुड़े हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जुड़े हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रोमियर। एक ही सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड्स जुड़े, इसीलिए हम इसको 1 क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे डीएनए डबल हो गया, 4C हो गया एस फेज के बाद, बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा, 2n=4, दैट इज 2n=4। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है एस फेज, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बताया था एम फेज की बात करते हैं। ये तो हमने पूरा इंटरफेज का पूरा डिस्कशन कर दिया। अभी एम फेज के अंदर क्या होता है, अभी हम पढ़ते हैं। ओके, एम फेज क्या होती है? यहाँ पे मैंने बताया था एम फेज के अंदर 2 फेजेस होती है, उसमें से हम पहला फेज की बात करेंगे, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। ये जो एम फेज है ना, उसके अंदर ये जो पहला कैरियोकाइनेसिस है ना, उसके अंदर भी यहाँ पे 4 फेजेस आते हैं। नंबर 1 प्रोफेज, फिर दूसरा फेज यहाँ पे आती है मेटाफेज, थर्ड आती है यहाँ पे एनाफेज, ठीक है, और फोर्थ होती है यहाँ पे टीलोफेज। फिर इस फेज की खत्म होने के बाद यहाँ पे फाइनली सेल डिवाइड कर जाती है, मतलब कि साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटोकाइनेसिस ये हमारा पहला था
फेस एम फेस के अंदर, और ये हमारा दूसरा फेस हो जाएगा। ठीक है, अभी होता क्या है, किस तरीके से ये होता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, इंटरफेस के अंदर ही स्टार्टिंग से देखते हैं सेल आखिर डिवाइड कैसे होता है। इंटरफेस के अंदर यहाँ पे पहला सेल कहा जाएगा, पहला कौन से सेल फेस के अंदर जाएगा, पहला जो सेल है वो जीवन फेस के अंदर एंटर होगा। फिर मैंने अभी जो पूरा रामायण बताया था क्या क्या सिंथेसिस होता है वो होगा सेल के अंदर। ये फेस खत्म होने के बाद ये जो सेल है ना वो कहा जाएगा, वो फिर एस फेस के अंदर जाएगा। फिर एस फेस के अंदर जो भी फॉर्मेशन हो रहा है वो हो जाएगा। एस फेस खत्म होने के बाद ये जो सेल है फिर G2 फेस के अंदर जाएगा। उसके बाद ये जो सेल है ना वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर पहला प्रोफेस के अंदर जाएगा, प्रोफेस के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद मेटाफेस के अंदर जाएगा, मेटाफेस के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद एनाफेस के अंदर जाएगा, एनाफेस के बाद टीलोफेस के अंदर जाएगा। इस तरीके से जो सेल है उसकी साइकिल चलती है। दिस इज द होल सेल साइकिल। इस तरीके से उसके बाद टीलोफेस के बाद क्या होती है, टीलोफेस के बाद फाइनली जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा दो आइडेंटिकल डेटर सेल के अंदर। ये डिवीजन हो गया। यहाँ पे टीलोफेस के बाद डिवाइड होता है, डिवाइड होता है। ये डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो फाइनली ये स्टेप यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे डीएनए नंबर और क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं। ये जो जीवन फेस है ना उसके अंदर मान लो यहाँ पे डीएनए 2C है, क्रोमोसोम नंबर हमारा 2n=4 है। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग जीवन फेस हो गया। एस फेस की बात करें तो एस फेस के अंदर मान लो यहाँ पे हमारा डीएनए, एस फेस के अंदर क्या होगा, एस फेस के अंदर यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे ये डीएनए डुप्लीकेट होके 4C हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा एस फेस के अंदर। तो क्रोमोसोम तो सेम ही रहेगा, दैट इज 2n=4। सेल आगे गया, सेल आगे गया G2 फेस के अंदर, सेम रहेगा। यहाँ पे कोई डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई क्रोमोसोम नंबर का डुप्लीकेशन नहीं होगा। सो सेम एज इट इज 4C तो हमारा डीएनए यहाँ पे है और क्रोमोसोम नंबर भी यहाँ पे सेम है 2n=4। फिर प्रोफेस के अंदर आएगा। अभी जो प्रोफेस और मेटाफेस और ये जो 4 फेसेस है ना कैरियोकाइनेसिस के अंदर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हमने पूरा कवर कर दिया व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेल साइकिल, व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, आखिर सेल डिवाइड क्यों करती है वो हमने आज पढ़ा। बट सेल किस तरीके से डिवाइड करती है उसके अंदर दो चीजें आती है, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे देखेंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।